नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग बेटा, सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड इवनिंग मेरी तरफ से। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। ऑल गुड। कैसा रहा सभी लोगों का त्योहार? एंजॉय की दिवाली? थोड़ा फैमिली के साथ घुल मिल के रहना हुआ? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। बस थोड़ा सा ना मेरे को थ्रोट में प्रॉब्लम है। आई थिंक ये पॉल्यूशन की वजह से हुआ है, तो अभी कोल्ड में वो कन्वर्ट हो चुका है, बट मैं रिकवर कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल तक ठीक हो जाना चाहिए, पर आज थोड़ा सा टेबलेट खा खा के काम चला रहा हूँ। पर लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी हम लोगों को नहीं आनी चाहिए। अगर बीच में कभी खांसी वांसी आ जाए तो माफ कर देना मेरे को। बाकी आप लोग बताओ कैसा रहा? हाँ, मैं सबको पहचान पा रहा हूँ। काफ़ी बच्चे हैं जिनको मैं पहले अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा चुका हूँ। किसी को कॉन्स्टी पढ़ाया है, किसी को पॉलिटी पढ़ाया है पहले, किसी को एविडेंस लॉ पढ़ाया है पहले। हाँ, मेरे को याद रह जाते हैं नाम। सभी को मैं हल्का-फुल्का पहचान पा रहा हूँ और चिंता मत करो, अभी जो सैटरडे आएगा, द फर्स्ट सैटरडे, आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेंगे कि आप लोगों का सफ़र कैसा जा रहा है, तैयारी वगैरह कैसी चल रही है और वो जो हमारा हमेशा जो जर्नी रहता है प्यार भरा, वो चलता ही रहेगा। अच्छा, वैसे आज जो हम लोग मिले हैं, आज जो हमारी शुरुआत होने वाली है नए सफ़र की, दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट सिविल प्रोसीजर कोड। अब ये जो सीपीसी एक सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। मतलब इसको समझने के लिए नो डाउट थोड़ा-सा कॉमन सेंस तो चाहिए ही होता है, पर साथ के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना भी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। आज जब मैं आप लोगों के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने जब अपनी सीपीसी का कंटेंट निकाला, किताबें वगैरह निकाली क्योंकि लगभग ढाई 3 महीने बाद मैं सीपीसी पढ़ा रहा हूँ। तो ढाई 3 महीने के गैप के बाद जब मैं चीज़ों को रिवाइज़ कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया और मैं लगभग हर बार इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि देखो सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो अगर पकड़ में आ जाए तो इससे आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इनफैक्ट सीआरपीसी भी इतना आसान नहीं है जितना आसान सीपीसी पड़ जाता है। बस वही है, समझने वाली बात है, पकड़ने वाली बात है। तो हम लोगों का आज ये जो फर्स्ट सेशन है ना, इसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक ऐसा आउटलुक दूं, एक ऐसा पर्सपेक्टिव दूं, जिससे सीपीसी को आप पहचानने लगो, मतलब आपकी दोस्ती हो जाए सीपीसी से। अभी जो आपके दिमाग में इतने सारे डाउट्स है ना, और इतना सारा थोड़ा-सा भय भी बैठ जाता है प्रोसीजर लॉ को देख के थोड़ा-सा, तो वो सब कुछ निकल जाए। एक बात है, शुरू में ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको परेशान नहीं करने वाला है। दैट इज़ फॉर श्योर, गारंटी है मेरी कि सीपीसी आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, बस ये शर्त है कि आप लोगों को क्लासेस के साथ रेगुलर रहना पड़ेगा और थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद रियलाइज़ करने लगोगे और मैं ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं कर रहा। विद इन अ मैटर ऑफ 8 टू 10 क्लासेस, आगे आने वाली 8-10 क्लासेस के अंदर ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि दिस इज़ द ट्रिक। ये तरीका है इस सब्जेक्ट को समझने का, और अगर हम लोग इस तरीके को फॉलो करते हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चाहे हम अपने प्रीलिम्स की बात करें, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करें, फिर चाहे हम अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ें उसको, मतलब आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में उसको देखने की कोशिश करें। ठीक है? क्योंकि होलिस्टिक ओवरव्यू लेके चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो आज की पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक रखूंगा, बिल्कुल ग्राउंडेड रखूंगा। आज समझने की कोशिश करेंगे सीपीसी है क्या, सीपीसी के क्या एसेंशियल फीचर्स हैं, और हमको इस सब्जेक्ट के अंदर असल में पढ़ना क्या है। ठीक है? बिल्कुल बेसिक लेवल से, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा इमेजिन करके चलूंगा मैं अपनी तरफ से जैसे आज आप पहली बार नाम सुन रहे हो सीपीसी का, आप जानते ही नहीं हो कि सीपीसी क्या है। ठीक है? बिल्कुल इस लेवल से शुरू करूंगा। हाँ, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे अपना लेवल भी आगे बढ़ाते जाएंगे। भाई लेडर वाली अप्रोच अपनाएंगे, सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, और ऊपर चढ़ते चढ़ते जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करती रहेगी। ठीक है? क्लियर है? इतनी बातें तो आप सभी लोगों को समझ में आ गई। अब वैसे एक हल्का सा आप लोगों से कॉन्टेक्स्ट लेना चाहूंगा, केवल अपनी जानकारी के लिए। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीपीसी पहले पढ़ा है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है? जिन्होंने पढ़ा है वो यस टाइप करना, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो नो टाइप करना। और पढ़ा है मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें ब्रिलियंट हो, बट यू हैव द आइडिया कि सीपीसी को हमने देख रखा है, पढ़ रखा है।
ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ वही है, ज्यादातर बच्चों ने अपने कॉलेज के दौरान, अपने सेमेस्टर एग्जाम के दौरान ही पढ़ा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि काफी अच्छे बच्चे हैं, अच्छी मात्रा में बच्चे हैं जिन्होंने सीपीसी को पहले देखा हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, इन बच्चों को आज की क्लास थोड़ी सी ऐसी लगेगी सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो, बट धीरे धीरे आपके लेवल पे हम लोग आ जाएंगे। और जो बच्चे कह रहे हैं कि जिन्होंने सीपीसी को कभी नहीं पढ़ा है, आज की क्लास खासकर आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग फाउंडेशन ग्राउंड रखेंगे अपने सीपीसी का एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? क्या हम सभी लोगों को बातें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं? आर यू ऑल क्लियर? ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, थोड़े से अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं, और अगर उन खिड़की दरवाजों को आप खुला रखोगे तो कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपको परेशान करे। ठीक है, क्लियर? आर यू ऑल क्लियर? चलो अब कुछ ऐसे बेसिक सी बातें शुरू में, जैसे कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर सीपीसी के लिए क्या हमें कोई टेक्स्ट रिफर करने की जरूरत है, या फिर स्टैच्यूट। देखो स्टैच्यूट तो चाहिए ही चाहिए, आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। बेयर एक्ट किसी का भी ले लो, यूनिवर्सल का ले लो, वेल एंड गुड है। यूनिवर्सल का अच्छा होता है, यूनिवर्सल का नहीं तो प्रोफेशनल्स का ले लो, या जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी ऑथेंटिक हो। एक स्टैच्यूट अगर आपके पास पहले से नहीं है तो उसको खरीद लो। ठीक है, और उसके अलावा जहां तक रही बात टेक्स्ट बुक की, देखो टेक्स्ट बुक के बारे में मेरी राय ये रहेगी आप लोगों के लिए कि देखो, अगर आपके पास पहले से टेक्स्ट बुक है कोई, तो फिर कोई नई खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है रेफरेंस के लिए, मतलब आपके पास कोई भी किताब नहीं है जो आप देख सको, तो अगर आप खरीदना चाहते हो, इफ यू वांट टू परचेज वन, तो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आप तकवानी की किताब खरीदो। सीके तकवानी ऑथर का नाम है। कुछ ऐसी किताब आती है, ये मेरी किताब है, ये मैंने अपनी एलएलबी के टाइम पे खरीदी थी। तो अब पता नहीं इसका शायद कवर वगैरह चेंज हुआ, आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ इट, पर सीके तकवानी नाम है ऑथर का। काफी पॉपुलर ऑथर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर सीपीसी के फील्ड में। तो आप इनकी बुक खरीद सकते हो। ठीक है, पर मैंडेटरी नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको यही खरीदनी है या आपको खरीदनी है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप परचेस करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो नहीं करो। इन एनी केस जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, हम लोग अपने सेशंस के अंदर कवर करने ही वाले हैं। ठीक है, और जहां तक रही बात नोट्स वगैरह की, तो हमारा ये जो स्टडी आईक्यू का प्लेटफॉर्म है, ये आपको इंग्लिश में और हिंदी में और क्रक्स नोट्स तीनों ही प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब है, मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कंटेंट की कमी नहीं है। ठीक है, कंटेंट बहुत अवेलेबल हो जाएगा, अदरवाइज ऑल्सो नोट्स के फॉर्म में बहुत मिल जाएगा आपको। इंग्लिश में भी नोट्स मिलेंगे, हिंदी में नोट्स मिलेंगे, क्रक्स नोट्स मिलेंगे। तो अगर बुक को रेफर करना है तो करना, नहीं करना है मत करना, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इट इज ऑल अप टू यू। पर मैं आप लोग सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, एक साथ बहुत ज्यादा करने की कोशिश मत करना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, कुछ बच्चे थोड़े से ओवर स्मार्ट होते हैं, ओवर एंथुसियास्ट होते हैं, वो किताब के 14वें चैप्टर पे होते हैं और कह रहे होते हैं कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, और फिर वो अपने दिमाग में एक भय को बैठा लेते हैं, फिर उनकी क्लैरिटी जिंदगी में कभी नहीं हो पाती। तो ऐसा मत करना। ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ, टाइम के साथ, मेरे साथ चलना, सारी चीजें समय के साथ क्लियर होती हुई चलेगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले एक बार सभी बच्चे चैट बॉक्स में टाइप कर दो, हमारा पहला सेशन है आज। आर वी ऑल रेडी आज के सेशन के लिए? क्या शुरुआत की जाए आज के सेशन की? सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, शुरू करें। हाउ इज द जोश? हाई है, मीडियम है, हाँ, या फिर लो है? लो तो नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास है, हाई ही होना चाहिए। हाँ, शुरू करें। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ ठीक है, और एक और छोटी सी बात, अगर आप चाहो तो अपनी एक नोटबुक भी बना सकते हो, जिसमें आप अपने छोटे ब्रीफ नोट्स अगर लिखना चाहो, तो खुद के अगर क्लास नोट्स बनाओगे तो मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एक रजिस्टर खरीद लो, 100-150 पन्ने का क्लासमेट का, या फिर कोई स्पाइरल वाला रजिस्टर खरीद लो, जिसमें जो भी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो आपको समझाता हूँ, उनको आप अपने रजिस्टर के अंदर लिख सकते हो। ऑल अप टू यू। ठीक है, देखो हर बच्चे की अपनी अप्रोच है, अपना एटीट्यूड है,
कुछ बच्चों को सुनने में ज्यादा मजा आता है, कुछ बच्चों को सुनने के साथ साथ लिखने में ज्यादा मजा आता है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप सुन रहे हो तो लिखते भी चलो, इट इज अ बेटर हैबिट, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा अगर आप लिखोगे। पर आपकी चॉइस आपकी है कि आप उस चीज को कैसे हैंडल करना चाहते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेशन। तो आज का हमारा जो सीपीसी का सबसे फर्स्ट सेक्शन है, इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। और इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग समझेंगे कि हमारा सीपीसी है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करता है, और ये कैसे डिफरेंट होता है सब्सटैंटिव लॉ से। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक प्रीमाइस कि प्रोसीजरल लॉ क्या है। ये सबसे ही पहला क्वेश्चन आता है किसी भी बच्चे के दिमाग में जब भी उसको सीआरपीसी या सीपीसी पढ़ाना शुरू करते हैं ना हम लोग, सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में यही आता है कि ये प्रोसीजरल लॉ क्या होता है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सब्सटैंटिव लॉ। ये सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल का खेल क्या है। देखो, इसी बात को आज समझते हैं। हमारा जो लॉ है, कानून है, उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं बेटा। एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं सब्सटैंटिव लॉ, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम लोग इंडियन पीनल कोड, अब जो नया वाला कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब क्या है, सब्सटैंटिव लॉ है। क्यों है सब्सटैंटिव लॉ? फॉर द रीजन कि इन सारे कानूनों के अंदर या तो किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं, मतलब राइट्स दिए जा रहे हैं, या फिर उसके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज इंपोज की जा रही हैं, मतलब कुछ जिम्मेदारियां इंपोज की जा रही हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज हो रही होगी या दोनों हो रहे होंगे। तो ऐसे सारे कानून जो राइट्स और लाइबिलिटीज को जन्म देते हैं, इनको हम बोलते हैं कि वो सब्सटैंटिव लॉ है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कानून होते हैं जो किसी राइट या लाइबिलिटी को आमतौर पर जन्म नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि वो प्रक्रिया की बात कर रहे होते हैं कि किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, किस प्रक्रिया को इस्तेमाल कर कर किसी भी राइट का जन्म होगा या किसी भी लाइबिलिटी का जन्म होगा। ये जो कैटेगरी ऑफ लॉज हैं, इनको दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल लॉ। जहां पे क्या बताया जा रहा है? प्रोसीजर। किस बात का प्रोसीजर? कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो करके हम किसी व्यक्ति के फेवर में कोई भी राइट एस्टेब्लिश करेंगे या फिर उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी थोपेंगे, मतलब लाइबिलिटी इंपोज करेंगे। तो प्रोसीजरल लॉ वो रास्ता है, वो जरिया है जिसके माध्यम से हम सब्सटैंटिव लॉ अप्लाई करते हैं। ये सबसे बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डिस्टिंक्शन की प्रोसीजरल लॉ में और सब्सटैंटिव लॉ में। जैसे यहां पे देखो आप, द वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जो प्रोसीजरल लॉ है वो क्या बताता है आपको? मेथड बताता है, तरीका बताता है, प्रोसेसेस बताता है, मतलब प्रक्रिया बताता है कि आप कैसे अधिकारों को, राइट्स को, किसके अंदर? सिविल केसेस के अंदर। क्योंकि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं, तो सिविल केसेस के अंदर वो अप्लाई कैसे होंगे। और यही फर्क है, ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो इस प्रोसीजर लॉ को अलग करता है किससे? सब्सटैंटिव लॉ से। और जैसा मैंने बताया, सब्सटैंटिव लॉ का काम क्या था? राइट्स और ऑब्लिगेशंस को, राइट्स और लाइबिलिटीज को इंपोज करना। दैट इज द बेसिक डिस्टिंक्शन। ठीक है, क्या हम सभी लोगों को ये बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक सी बात समझ में आई कि प्रोसीजरल लॉ क्या काम कर रहा है और सब्सटैंटिव लॉ क्या काम कर रहा है। आर यू ऑल क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाई टाइप करो। क्या ये डिस्टिंक्शन सभी को समझ में आया? बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल थिन लाइन। व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसीजर, व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस इज राइट्स, सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोसीजर इज प्रक्रिया, प्रोसीजर इज मेथड। ये है बेसिक डिस्टिंक्शन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई भी सूट फाइल होता है,
सूट का मतलब क्या है? एक ऐसा शब्द है जो हम समझते हैं जब भी कोई सिविल प्रक्रिया फाइल होती है। देखो एक बात और मैं आपको समझा देता हूं। जब भी हम लोग लॉ को पढ़ते हैं, कानून को पढ़ते हैं, तो कानून को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन होता है, सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में? देखो सिविल लॉ की पहचान ये है कि यहां पे बात होगी राइट्स की, लाइबिलिटीज की, जो सिविल नेचर की है, जो सिविल नेचर की है। और सिविल नेचर माने किसी की प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, किसी पैसे से जुड़ी हुई है, एसेट्रा एसेट्रा। वही क्रिमिनल लॉ के अंदर हम लोग बात करते हैं राइट्स की ही, हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज की ही, जो क्रिमिनल नेचर की है, जो क्रिमिनल नेचर की है। और क्रिमिनल नेचर से मतलब क्या है? ऐसे राइट्स और ऐसे लाइबिलिटीज जो सोसाइटी एट लार्ज, मतलब पूरा समाज शेयर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं, मैं आपके घर पे आके कब्जा कर लेता हूं, ठीक है? मैं आपके घर आया और मैं, आपका घर खाली था, आप घूमने गए हुए थे, मैंने आपके घर का ताला तोड़ा और आपके घर पे कब्जा कर लिया। अब ये जो मेरा एक्ट है वो आपके खिलाफ है, आपके विरुद्ध है, ठीक है? मैं आपके घर में रह रहा हूं, घर को खाली नहीं कर रहा हूं। अब ये जो सिचुएशन है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सिविल लॉ का सब्जेक्ट मैटर बनेगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, जिसने कब्जा किया है अगर वो ये कह रहा है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये सिविल डिस्प्यूट बन गया। कब्जा करने वाला बता रहा है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है और जिसके घर पे कब्जा हुआ है वो बता रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये उन दो इंडिविजुअल्स के बीच की लड़ाई है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सिविल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है। और इसके बारे में जो प्रक्रिया दाखिल होगी, जो केस दाखिल होगा, उसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या? सूट। ये शब्द बार बार आएगा, इसको पहचान। जब भी कोई सिविल केस फाइल होता है, चाहे इसका कुछ भी नेचर हो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्या? सूट। और जब भी कोई सूट फाइल होता है किसी भी सिविल कोर्ट में, उसके ऊपर जो प्रक्रिया लगेगी, वो प्रक्रिया कौन सी है? आप सभी को पता है, सीपीसी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे, ठीक है? तो कोई भी सिविल केस का फाइल होना, मतलब सूट का फाइल होना, उसके ऊपर जो प्रक्रिया अप्लाई होती है वो कौन सी होती है? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। इसी तरीके से अगर क्रिमिनल लॉ की बात है, मानो कोई अपराध हुआ है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, मैं जोरों से चिल्लाता हुआ आपकी तरफ बढ़ा और मेरे हाथ में स्टिक थी, मानो डंडा था फॉर एग्जाम्पल, और मैंने आपके ऊपर अटैक कर दिया, मैंने आपके सर के ऊपर डंडा मार दिया, ठीक है? अब ये जो हुआ आपके साथ, जो मेरे द्वारा किया गया, ये क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है। क्रिमिनल लॉ की नजर में मैं एक आरोपी व्यक्ति हूं, मेरे पे आरोप लगा है और मेरे खिलाफ क्रिमिनल कार्यवाही शुरू की जाएगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होंगी। और वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होंगी, उसके ऊपर कौन सा कानून अप्लाई होगा? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो पहले सीआरपीसी काम करता था, अब उसकी जगह नया जो कानून हमारा आ गया है, अब वो काम करता है, ठीक है? अभी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वाली जो कहानी है ना, ये वाली, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी हमारा लेना देना है इससे है, मतलब सूट के फाइल होने से है, और सूट पे जो सीपीसी की प्रक्रिया लगेगी उससे है। यहां तक सभी लोगों को क्लैरिटी है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। क्या सभी लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं सिविल ज्यूरिसडिक्शन में, क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में? कहां पे सीआरपीसी लगेगा, कहां पे बीएनएसएस लगेगा और कहां पे सीपीसी लगेगा? तो कभी भी दिमाग में ये वाला कंफ्यूजन दोबारा हम लोगों के नहीं आएगा कि सीपीसी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि सीपीसी का सब्जेक्ट मैटर है सूट, मतलब सिविल केसेस इज द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है? चल वापस आओ जरा अपने डिस्कशन पे। तो जैसे एग्जांपल ले लो, मानो दोस्तों कोई भी सूट फाइल होता है। सूट का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया? एक सिविल प्रक्रिया फाइल होती है। अब सूट जब फाइल होगा
तो सूट के अंदर एक बहुत एसेंशियल स्टेप होता है कि जिस पार्टी के खिलाफ हमने सूट फाइल किया है उसको बुलाते हैं कोर्ट के सामने। जैसे मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, ठीक है, मैं कोर्ट के सामने गया, कोर्ट के सामने मैंने केस फाइल कर दिया। अब जिस पार्टी के खिलाफ मैंने केस फाइल किया है, मान लीजिए आपके खिलाफ मैंने केस फाइल किया है, तो आपका भी तो मौजूद होना जरूरी है कोर्ट के सामने। जब तक आप मौजूद नहीं होगे तब तक कार्रवाई कैसे चलेगी, कोर्ट कैसे फैसला लेगा कि प्रॉपर्टी किसकी है। तो आपको बुलाने के लिए जो कोर्ट कदम उठाता है उसको हम बोलते हैं सम्मन जारी करना। सम्मन क्या है? एक बुलावा है। जैसे आपकी जब शादी होती है, आपके घर में कोई शादी होती है, तो आप कैसे बुलाते हो अपने गेस्ट को? उनको अपनी शादी का कार्ड बेचकर। तो आपका जो शादी का कार्ड होता है वो क्या होता है? बुलावा होता है कि आप चाहते हो कि वो लोग आपकी शादी में आए। इसी तरीके से कोर्ट जब किसी व्यक्ति को चाहता है कि वो कोर्ट के सामने उपस्थित हो किसी भी सूट के संबंध में, तो वो उस व्यक्ति को क्या भेजता है? सम्मन। क्या भेजता है? सम्मन। सम्मन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बुलावे के तौर पर काम करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी सिविल सूट फाइल हुआ, उसमें सम्मन भेजे जाने हैं। सम्मन भेजेंगे, फिर उसके अलावा हमको एविडेंस वगैरह भी कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी साबित करना है कि कोई भी प्रॉपर्टी मेरी है या नहीं, मुझे भी कुछ साक्ष्य लेके आने पड़ेंगे जिससे मैं साबित करूं कि मेरा घर है। मैं डॉक्यूमेंट वगैरह लाऊंगा, सेल डीड वगैरह लाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की कॉपी लेके आऊंगा। आप भी अपनी तरफ से ये सारी कोशिशें करोगे। तो एविडेंस क्या होगा, कैसे उसको पेश किया जाएगा, और पूरी जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, वो किस तरीके से चलेगी, क्या क्या स्टेप फॉलो होंगे, पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, ये सब कैसे डिसाइड होता है दोस्तों? ये सब होता है प्रोसीजरल लॉ के अनुसार। और सीपीसी है हमारा जो प्रोसीजरल लॉ सिविल केसेस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो सूट का दाखिल होना और दाखिल होने के बाद जो भी फॉलोइंग प्रोसेस है, सम्मन के जारी होने से लेके एविडेंस के कलेक्शन होने तक, एविडेंस के कलेक्शन होने से लेके जो आगे की प्रक्रिया है आर्ग्यूमेंट्स वगैरह की, वो सब कुछ प्रोसीजरल लॉ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, मतलब कि सीपीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, मतलब अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके साथ धोखा हुआ है वो उसके बारे में केस फाइल करेगा। तो केस कैसे फाइल होगा, केस की प्रक्रिया कैसे चलेगी, केस में फैसला कैसे सुनाया जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? सीपीसी डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? सीपीसी डिसाइड करेगा। आप में और मेरे में एक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेच रहा हूं 5 लाख रुपए में। आपने कहा ठीक है, मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आपने मुझे 5 लाख रुपए तो दे दिए, पर मैंने आपको अपनी गाड़ी नहीं दी, तो मैं क्या कर रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है आपके 5 लाख रुपए फंस गए, तो आप केस फाइल करोगे ना। तो आपका केस कैसे फाइल होना चाहिए, वो जो केस दाखिल हुआ है वो कैसे चलना चाहिए, कैसे सम्मन जारी होगा, कैसे साबित होंगी सारी बातें, कौन बताएगा? सीपीसी बताएगा। कौन बताएगा? सीपीसी बताएगा। ये इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों हमारे प्रोसीजरल लॉ की सिविल प्रक्रिया के अंदर, ठीक है। क्लियर है? और देखो, केवल प्रोसीजर का होना अपने आप में काफी नहीं है। हमारा जो सीपीसी है वो केवल प्रक्रिया नहीं बता रहा है, वो ऐसी प्रक्रिया बता रहा है जो फेयर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा अभी आपको, जो पूरे सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी इंश्योर करता है, जिसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो भी मुद्दे हैं कोर्ट के सामने, जो भी डिस्प्यूट्स है, वो इस तरीके से रिजॉल्व हों कि न्याय हो सके। जस्टिस इज द अल्टीमेट एम। जस्टिस इज द अल्टीमेट एम। मतलब सिविल प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको ऐसा करना है, फिर आपको ऐसा करना है, फिर आपको ऐसा करना है, फिर आपको ऐसा करना है, आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट दैट सिंपल। क्या करना है या नहीं, कब क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इन सभी चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा एम है, जो कि है
न्याय करना। और न्याय कब होगा? जब आपका जो प्रोसीजर है वो फेयर होगा, मतलब दोनों पार्टीज के लिए इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रोसीजर एक पार्टी को फायदा देता हो और दूसरी पार्टी को नुकसान देता हो। और इसी के साथ आपके प्रोसीजर की बहुत बड़ी पहचान होगी कि उसमें एफिशिएंसी होगी, मतलब कम समय लगाकर, कम पैसा खर्च कर कर हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेके आ पाए, तभी तो वो अच्छा प्रोसीजर माना जाएगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो एक सिंपली प्रोसीजर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा प्रोसीजर है जो न्याय की तरफ धकेलता है किसी भी सिविल कार्यवाही को, जहां पे फेयरनेस एंश्योर होती है, जहां पे एफिशिएंसी निकल के आती है। ये पहचान है, ये खास बात है किसकी? हमारे सीपीसी की। ठीक है, आई बात समझ में? क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या समझ पा रहे हैं कि सीपीसी की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या काम कर रहा है और उसके क्या फीचर्स हैं? बिल्कुल बेटा, यहां तक सब कुछ ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब देखो, ये बातें केवल कहने भर की नहीं है कि मैं यहां पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं सीपीसी के बारे में क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें हमारा सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है। सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, जुडिशियल सिस्टम का सबसे हेड जो इंस्टीट्यूशन है हमारे भारत देश में, वो सुप्रीम कोर्ट ही तो है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बातों को स्वीकार किया है जो मैं आपको बता रहा हूं। केस का नाम लिख लो, कभी भी इंट्रोडक्शन में लिखोगे ना किसी भी केस के, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। केस का नाम है बचित्तर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1963 का केस है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंपॉर्टेंस बताई इस प्रोसीजरल लॉ की, हमारे सीपीसी की। इसके अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं, इसके अंदर जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बताई। और बताया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने शब्दों में बोला कि हमेशा ये जो प्रोसीजरल लॉज हैं इनको फॉलो किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो सके? फेयरनेस आ सके। और फेयरनेस का मतलब क्या बताया मैंने आपको? जस्टिस। अगर आप सही प्रक्रिया को फॉलो करोगे, प्रक्रिया के अनुसार चलोगे, तो किसी भी कार्रवाई के अंदर फेयरनेस आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किन्हीं भी कारणों से किसी भी सिविल कार्रवाई में ये जो प्रक्रिया है इसको नजरअंदाज किया जाता है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, पिक एंड चूज वाली पॉलिसी अपनाते हो आप, तो वहां पे न्याय कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस गारंटेड है। मतलब अगर किसी सिविल प्रक्रिया के अंदर सीपीसी को फॉलो नहीं किया गया उस तरीके से जैसे उसे करना चाहिए था, वो जो रूल्स, वो जो रेगुलेशंस हम लोग पढ़ेंगे इस कानून के अंदर, उनको फॉलो नहीं किया गया, तो उसका एंड रिजल्ट ये आएगा कि उस प्रोसीडिंग के अंदर न्याय हो पाना, जस्टिस हो पाना would not be possible. It would simply be not possible. ठीक है, क्योंकि फेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक न्याय हो ही नहीं सकता है। और ये कौन कह रहा है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमारा। ठीक है, क्लियर? अब देखो, छोटी छोटी सी बातें हैं, यहां से कई बार एमसीक्यू बन जाते हैं हिस्ट्री वो को लेके कि हमारा ये जो सीपीसी है, ये जो कानून हम लोग देख रहे हैं अपने सामने, ये कहां से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखो, हमारा ये जो सीपीसी है 1908 का कानून है। इसके पहले जो कानून चला करता था इसको उसने रिप्लेस किया, और सबसे बढ़िया काम पता है क्या किया इसने? जो भी प्रोसीजरल फ्रेमवर्क है सिविल केसेस पे जो अप्लाई होता है उनको यूनिफाई कर दिया, जिससे क्या हुआ कि पूरे देश में कंसिस्टेंसी आ गई। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अभी पहले क्या हुआ करता था, जब अंग्रेजों का राज था, तो मान लीजिए ये हमारा देश है,
ठीक है। इस देश में कई सारे प्रांत हुआ करते थे, अलग 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 अलग। अब इन सारे प्रांतों में क्या होता था कि कुछ कुछ जगह पे तो एक कानून चलता था सिविल प्रक्रिया का, कुछ कुछ जगह पर दूसरा कानून चलता था सिविल प्रक्रिया का। मतलब एक ही देश के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से जो अप्लाई होने वाला प्रोसीजर है वो बदल जाता था। तो जो जजमेंट्स आती थी या जो फैसले आते थे उनमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, क्योंकि प्रोसीजर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी सिविल कार्रवाई के अंदर। तो ये कमी को महसूस किया गया हमारी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उन्होंने फिर आखिरकार ये कदम उठाया और हमारे इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को पारित किया 1908 में, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया स्थापित हो गई कि अगर कोई भी सिविल केस फाइल होगा पूरे देश के अंदर, तो ये जो प्रक्रिया हमारे सीपीसी में लिखी गई है ये हम लोग फॉलो करेंगे। तो जो इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट हो रही थी, जो ऊंच नीच हो रही थी, कहीं पे कुछ हो रहा था कहीं पे कुछ नहीं हो रहा था, वो जो सारी कमियां हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे देश में 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थी। एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, इसके साथ साथ कैलकाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस हुआ करता था। इन तीनों ही जगह पे अलग अलग प्रोसीजरल लॉ अप्लाई होते थे, जिसकी वजह से वही वाली बात इनकंसिस्टेंसी हो रही थी। फाइनली जब 1908 में सीपीसी लाया गया तो ये समस्या पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो उस समय पे देखो, बहुत पुराना कानून है, 1908 का कानून, आप समझ रहे हो। तो उस समय पे इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस को सर्व किया, एंड दैट पर्पस वाज कि पूरे देश के अंदर जो भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग प्रोसीजर लॉज अप्लाई हो रहे हैं उनको कंसोलिडेट करके एक टेक्स्ट में लिख दिया। अब आप देश के किसी भी कोने में जाओ, आप चाहे मद्रास चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कैलकाटा चले जाओ, गो टू एनी पर्टिकुलर प्लेस, अगर आपका मामला सिविल नेचर का है, मतलब एक सिविल केस है जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्कशन का, तो ये प्रोसीजर है जो सीपीसी में लिखा हुआ है वो अप्लाई होगा। पर ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक बात तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि इतना पुराना कानून है तो समय के साथ कभी तो ऐसा महसूस हुआ होगा कि इसमें कुछ बदलावों की जरूरत है। जैसे सीआरपीसी का एग्जांपल ले लो, सीआरपीसी तो ज्यादा पुराना भी नहीं था, 1973 में आया था। कितना ही टाइम हुआ है 1973 को, सीपीसी देखो 1908 से चल रहा है। फिर भी सरकार को यह एहसास हुआ कि उस पूरे कानून को पूरी तरीके से हटाने की जरूरत है और उसके बदले बिल्कुल नया कानून बीएनएसएस लाने की जरूरत है। ऐसा महसूस हुआ ना। तो ये कभी सीपीसी के साथ भी हुआ होगा, सीपीसी में भी कभी कुछ कमियां सामने आई होंगी। तो उन कमियों के साथ कैसे हैंडल किया गया, उन कमियों को कैसे टैकल किया गया, तो देखते हैं। देखो, 2 बार बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए गए। वो बदलाव क्या थे? एक बार अमेंडमेंट आया 1976 में, मैं मेजर अमेंडमेंट्स बता रहा हूं, वैसे छोटे मोटे तो कई बार होते रहे। एक बार मेजर अमेंडमेंट आया 2002 में। ये सबसे 2 मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो सीपीसी के अंदर हुए, और इन दोनों ही अमेंडमेंट्स के जो अल्टीमेट एम था वो ये था कि एक तो जो ट्रायल की स्पीड है उसको हमें बढ़ाना है। एक बहुत बड़ी समस्या जो आज भी है हमारे देश में इन सारे अमेंडमेंट्स के बावजूद, वो ये है कि हमारे यहां जो कानूनी प्रक्रिया चलती है ना वो निहायत ही स्लो है। जैसे ऑन एन एवरेज हमारे देश में माना जाता है कि अगर कोई सिविल केस दाखिल हुआ है तो कम से कम उसमें फैसला आने के लिए 2.5 से 3 साल लगेगा, कम से कम। मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, ऐसे भी सिविल केसेस आपको मिल जाएंगे जो 7, 8, 9, 10 साल से भी पड़े पड़े सड़ रहे हैं। तो दिस बिकेम अ वेरी बिग इश्यू। आज भी है, आज भी वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, पर काफी सुधार आया जब ये 2 अमेंडमेंट्स हुए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव था जो इन दोनों ही अमेंडमेंट्स ने टैकल किया।
फ्रिवलस लिटिगेशन बहुत होती थी। ऐसा नहीं है आज खत्म हो गई है, पर उस समय पे बहुत ज्यादा होती थी। फ्रिवलस लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? झूठे केस। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी पे दबाव बनाने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए सिविल केस दाखिल कर देती थी। जैसे आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक आम व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा सा गुंडे टाइप का आदमी है। अब ये गुंडे टाइप का आदमी आम व्यक्ति पे दबाव बना रहा है कि वो आम व्यक्ति अपना घर इस गुंडे टाइप के आदमी को बेच दे। वो आम व्यक्ति नहीं बेचना चाहता अपना घर, उसका अधिकार है, उसकी प्रॉपर्टी है, ना बेचे। अब गुंडे टाइप का आदमी पता है क्या करेगा? उस सीधे साधे आदमी पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए उसके उस घर के संबंध में झूठे केस दाखिल कर देगा, सिविल सूट फाइल कर देगा, उस प्रॉपर्टी को डिस्प्यूटेड बना देगा, क्योंकि उसे पता है कि कोर्ट कम से कम 3, 5, 6 साल लगा देगा इस बात का फैसला देने में कि उसका सही मालिक वही आम आदमी है। पर 3, 5, 6 साल में उस बेचारे आम आदमी की हवा निकल जाएगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते। हो गई ना प्रेशर क्रिएट करने की टेक्टिक। तो फ्रिवलस केस बहुत फाइल होते थे, अननेसेसरी। फाइल करने वाले को पता है कि मेरा कोई क्लेम नहीं है, पर फिर भी फाइल कर देता था कि कम से कम 3-4 साल तो डिस्प्यूट बना ही रहेगा। तो इस मुद्दे को भी टैकल किया गया इन दोनों अमेंडमेंट्स के माध्यम से, कंपेंसेशन की व्यवस्था लाई गई। ठीक है, तो ये दो बड़े अमेंडमेंट हुए जिसमें ट्रायल की स्पीड को इंप्रूव करने की कोशिश की गई और जो फ्रिवलस लिटिगेशन है उसको रोकने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये दो मेजर टारगेट्स हमारे रहे सीपीसी के, जो ओवर टाइम हम लोगों ने अचीव करने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ दोस्तों, जिसका मैं रेफरेंस लेना चाहता हूं। उस केस का नाम है कैलाश वर्सेस नानकू। ये केस बार बार आएगा, आज तो केवल इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल बेसिक तरीके से ला रहा हूं मैं इसको, पर आगे भी बार बार आएगा ये केस। ये दोस्तों 2005 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का 2005 का केस है। इस केस के अंदर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने इन अमेंडमेंट्स की बहुत बेहतर तरीके से व्याख्या की। जिन अमेंडमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसका बहुत बेहतरीन डिस्कशन किया। कोर्ट ने बोला कि ये जो 2002 की अमेंडमेंट हुई ना, खासकर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसने हमारे सिविल प्रक्रिया के अंदर जो कठोरता थी, जो रिजिडनेस थी, उसको खत्म किया। कठोरता इतनी ज्यादा हो गई थी कि हम लोग जो रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं उनको देख ही नहीं रहे थे। हम लोगों का जो पूरा फोकस था, हमारा जो पूरा अटेंशन था, दैट वाज एंटायरली ऑन कि हम लोग स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कानून में ये लिखा है, ये हो रहा है या नहीं, आपको 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है। हम लोग देख ही नहीं रहे थे कि उस 1, 2, 3, 4 करने की वजह से किसी व्यक्ति पे बुरा प्रभाव पड़ क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बहुत गलत चीज थी। नो डाउट प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर प्रोसीजर के नाम पे हम कभी भी अन्याय नहीं कर सकते। अगर कभी ऐसी परिस्थिति होने लगे कि प्रोसीजर की कठोरता की वजह से खुद अन्याय होने लगे, मतलब न्याय के रास्ते में वो खुद ही बाधा बनने लगे, तो उसमें बदलाव लाना जरूरी हो जाता है। और 2002 के अमेंडमेंट ने एग्जैक्टली वही किया कि उस रिजिडनेस को इंप्रूव किया, लॉ को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया, और जो कॉम्प्लिकेशंस आती थी ना लिटिगेशन में, उसको थोड़ा सा ईज आउट करने की कोशिश करी। तो ऑल इन ऑल हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो 1976 का अमेंडमेंट और 2002 का अमेंडमेंट, इन दोनों अमेंडमेंट्स का रिजल्ट ये रहा कि हमको नया सीपीसी नहीं लाना पड़ा, हमको नया सीपीसी की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये दोनों चेंजेस नहीं हुए होते, अगर ये दोनों अमेंडमेंट्स नहीं लाए गए होते सरकार के द्वारा, और बिल्कुल सही समय पे लाए गए थे, तो आज हम लोग कोई नया लेटेस्ट सीपीसी पढ़ रहे होते, जैसे हम लोग बीएनएसएस पढ़ते हैं। उसमें भी कोई खराबी नहीं है, नया कानून आ जाता तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट इज जस्ट दैट कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग चीज है जो अच्छा काम कर रही है,
और उसको इंप्रूव किया जा सकता है उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके, तो क्यों ना उसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करें। और एग्जैक्टली हम लोगों ने यही किया। ठीक है, तो दीज वर टू वेरी क्रूशियल अमेंडमेंट्स, इनको आप हमेशा इंक्लूड करना अपने आंसर्स के अंदर। अब बताओ, यहां तक की कहानी सभी लोगों को क्लियर है, समझ में आ रही है कि ओरिजिनल कानून आता है 1908 में, फिर भी वो इतना लंबा सरवाइव हो जाता है, 100 सालों से भी ज्यादा, लगभग 115-116 साल पूरा कर चुका है ये कानून। चौंकाने वाली बात है ना, और इतना इंपॉर्टेंट लॉ। ऐसा नहीं है कि सीपीसी से पुराने आपको और कानून नहीं मिलेंगे, बहुत कानून है जो सीपीसी से भी पुराने हैं, पर वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना सीपीसी है। सीपीसी तो हर केस पे अप्लाई हो रहा है, कोई भी सिविल केस फाइल होगा उसमें सीपीसी अप्लाई होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना इंपॉर्टेंट लॉ और इतना पुराना, दैट कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू बेसिक अमेंडमेंट्स। बिल्कुल ठीक है। चलो, अब एक टिपिकल एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जो आपको आएगा कि हमारा ये जो सीपीसी है वो कमेंस कब से हुआ। कमेंस होने का मतलब कब से इसकी शुरुआत हुई, कब से ये फोर्स में आया। तो 1 जनवरी 1909 की डेट आप लोग याद कर लो। ये तारीख थी जिस तारीख से हमारे पूरे भारत देश के अंदर सभी सिविल कार्यवाहियों पे हमारा वो प्रोसीजर जो हमारे सीपीसी के अंदर लिखा हुआ था वो अप्लाई होना शुरू हो गया था। ठीक है, कौन सी तारीख है? 1 जनवरी 1909। 1908 में कानून पारित हुआ और 1909 के अंदर ये कानून लागू हो गया। मतलब कहानी की शुरुआत हो गई, वो लंबा सफर जो आज तक चल रहा है उसकी शुरुआत हो गई। और उसका सबसे बड़ा रिजल्ट क्या रहा वो आप सभी लोगों को मैंने बता ही दिया कि ये कानून लगाने का सबसे बढ़िया फायदा ये रहा कि एक यूनिफाइड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क बन गया हमारे पूरे देश के लिए, कि हम पूरे देश के किसी भी कोने में जाते थे तो हमको केवल सीपीसी फॉलो करना होता था और कुछ नहीं। और हम लोग अगर सीपीसी फॉलो कर रहे होते थे तो हमारा काम बन जाता था। जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। जैसे मान लो कोई सिविल केस फाइल होता है, कोई सिविल सूट फाइल होता है 2 जनवरी 1909 में। 2 तारीख को 2 जनवरी 1909 को कोई सिविल सूट फाइल होता है। तो इस सूट के ऊपर कौन सा कानून अप्लाई होगा? हमारा सीपीसी अप्लाई होगा। और मान लीजिए कोई दूसरा सूट है जो सूट फाइल हुआ होता दिसंबर में, किसी भी तारीख को, मान लो 25 दिसंबर 1908 में मानो फाइल हुआ होता, तो उसके ऊपर वो जो पुराने प्रोसीजरल लॉ चल रहे थे अलग अलग जो थे अलग अलग जगह पे, वही अप्लाई होते। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो जो भी कानूनी कार्यवाहियां शुरू की गई 1 जनवरी 1909 के बाद, उन सभी के ऊपर हमारा नया कानून मतलब हमारा सीपीसी अप्लाई होने लगा। मतलब हमारा ये जो सीपीसी आया ये प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के साथ आया। ये बात आगे दोबारा से आएगी पर मैं अभी आपको बता देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। देखो दोस्तों, कोई भी कानून जब नया कानून बनता है, जब नया कानून लागू होता है, तो उसके बारे में 2 ऑप्शंस होते हैं सरकार के पास, पार्लियामेंट के पास, कि वो उसको प्रोस्पेक्टिव बनाना चाहती है या फिर उसको रेट्रोस्पेक्टिव बनाना चाहती है। लिख देता हूं आपके लिए, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, प्रोस्पेक्टिव का मतलब तो यह होता है कि जो भी इफेक्टिव डेट है, मतलब जिस भी तारीख को वो कानून लागू हो रहा है, उसके आगे की जो घटनाएं हैं, उसके आगे की जो कार्रवाइयां हैं, मतलब फ्यूचर पे वो कानून अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी जो इफेक्टिव डेट है जिस दिन वो कानून आ रहा है, उसके फ्यूचर की जो कार्रवाइयां हैं उन पे तो वो अप्लाई होगा ही होगा, बल्कि उससे पहले से जो कार्रवाइयां चल रही हैं, मतलब जो पास्ट की प्रोसीडिंग्स हैं जो कंटिन्यू हो रही हैं, वो उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। पर मैं आपको बता दूं, खासकर प्रोसीजरल लॉ के संबंध में
आपको ज्यादातर केसेस में 99.99% केसेस में प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ही देखने को मिलता है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस कभी ऐसी होगी कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन देखने को मिलेगा किसी प्रोसीजरल लॉ का। तो सीपीसी के साथ भी ऐसा हुआ कि सीपीसी जब 1 जनवरी 1909 को आया तो वो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के साथ आया। तो जो भी कार्रवाइयां नई शुरू हुई 1 जनवरी को या 1 जनवरी के बाद में, उनके ऊपर सीपीसी लगा, और जो कार्रवाइयां पहले से चली आ रही थी उनके ऊपर जो पहले वाले कानून थे वही लगते रहे जब तक वो खत्म नहीं हुई, जब तक वो पूरी तरीके से अंत नहीं हो गई। अब इसी बात को हम लोग एक जजमेंट के माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कभी कभी उठ जाता है। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का पॉइंट बहुत उठता है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी उठ जाता है और कभी कभी एमसीक्यूज में भी उठ जाता है। केस का नाम देखो, लाछमेश्वर प्रसाद शुक्ल वर्सेस केशवर लाल चौधरी। 1941 का केस है, आजादी से पहले का केस है। तो आजादी से पहले सुप्रीम कोर्ट तो होता नहीं था, फेडरल कोर्ट होता था, जिसको शॉर्ट में बोलते थे कि हम लोग एफसी, फेडरल कोर्ट का जजमेंट है ये। इस केस के अंदर फेडरल कोर्ट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था, साफ साफ बोला था कि हमारा ये जो सीपीसी है ये केवल प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। कोर्ट ने बोला कि ऐसा क्यों है, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई क्यों होता है? तो कोर्ट ने बोला कि जो भी प्रोसीजरल चेंजेस किए जाते हैं ना कभी भी कानून के अंदर, उनसे हम पहले से चल रही कार्रवाइयों पे प्रभाव नहीं डलने दे सकते। क्योंकि अगर कोई कार्रवाई पहले से चल रही है और पहले से ही उसके ऊपर एक कानून लगा आ रहा है लंबे समय से, तो एकदम से अगर उसके ऊपर नई प्रक्रिया थोपोगे तो पार्टीज के साथ अन्याय हो जाता है, पार्टीज के साथ अन्याय होने का डर होता है। इसलिए ज्यादातर केसेस में, जैसा मैंने आपको बताया, कि प्रोसीजरल लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिव रहेगा और आगे जो नई कार्रवाइयां शुरू होंगी उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगा। पर हां, हमारे फेडरल कोर्ट ने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी सर्कमस्टांस में कोई भी प्रोसीजरल लॉ कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। हमारे फेडरल कोर्ट ने कहा हो सकता है, पर ऐसा तभी होगा जब पार्लियामेंट स्पेसिफिकली उसको लिखेगी, मतलब स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन करेगी कि इस कानून को वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना चाहती है। अगर ऐसा साफ साफ स्पेसिफिकली लिखा है किसी भी प्रोसीजरल लॉ के अंदर, तभी और केवल तभी दोस्तों किसी भी प्रोसीजरल कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है। वरना यूनिवर्सल लॉ क्या है कि कोई भी प्रोसीजरल लॉ इंक्लूडिंग सीपीसी प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई होता है। क्लियर? बताओ जी, आई बात समझ में? एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाई टाइप करो। क्या सभी को समझ में आया ये प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव का खेल क्या है और किस तरीके से फंक्शन करता है? बहुत बढ़िया। फेडरल कोर्ट हमारा हाईएस्ट कोर्ट हुआ करता था आजादी से पहले। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की, और वो है कंसोलिडेशन। वही वाला पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में बताया कि सीपीसी ने क्या किया कि जो अलग अलग जगह पर जो फ्रेगमेंटेड प्रोसीजरल लॉ था, जो बिखरा हुआ प्रोसीजरल लॉ था, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाया और एक कानून बना दिया जो हर तरीके के सिविल डिस्प्यूट पे अप्लाई होता था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारे सीपीसी के कानून ने अचीव किया वो किया कंसोलिडेशन का। तो जब भी आप इस शब्द को लिखा देखोगे, जैसे अब सीपीसी का सेक्शन 1 पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको ऐसे शब्द लिखे दिखाई देंगे, कंसोलिडेट। इसका मतलब ये होता है कि सीपीसी का जो सबसे अल्टीमेट पर्पस था वो यही था कि देश भर के जितने भी प्रोसीजरल लॉज हैं उनको मिलाओ, उनको एकत्रित करो और उसमें यूनिफॉर्मिटी लाके एक कानून बना दो। ठीक है। दूसरे नंबर पे बारी आती है कोडिफिकेशन की।
अब ये कोडिफिकेशन क्या होता है? कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर सिविल प्रोसीजर कोड, हम ये कोड शब्द इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये कोड क्या है? बाकी सब में तो एक्ट लिखा हुआ है। कभी आप लोगों ने सोचा, आपके दिमाग में आया कि कोड क्यों इस्तेमाल किया? कुछ तो होगा, कुछ तो रीजन होगा। इसका एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है। वो स्पेसिफिक रीजन ये है कि हमारा जो सीपीसी है ये कुछ नई बात नहीं बता रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज बोल रहा है जो कभी नहीं बोली गई। ये जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स है ना, जो सालों से फॉलो होते आ रहे थे हमारे देश के अंदर, उनको कोडिफाई कर दे रहा है। कोडिफाई कर देने का मतलब है एक स्ट्रक्चर के तौर पर लिखित रूप में आपको प्रोवाइड कर दे रहा है। जैसे आप सीपीसी को देखोगे तो सीपीसी में कई सारे सेक्शंस हैं, कई ऑर्डर्स हैं। ये सारे सेक्शंस और सारे ऑर्डर्स क्या हैं? किसी भी सेक्शन को उठा के देखोगे, आप देखोगे प्रॉपरली पॉइंट बाय पॉइंट वो किसी चीज से डील करते हैं। इसी तरीके से आप ऑर्डर्स को देखोगे तो उनके अंदर कई सारे रूल्स लिखे हुए हैं। वो रूल्स पॉइंट बाय पॉइंट किसी सिचुएशन के साथ हैंडल कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चराइजेशन है, इसी को बोला जाता है कोडिफिकेशन करना। तो कल को जो हम कोई सिविल सूट फाइल करते हैं और हम किसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, तो हमें स्टैट्यूट पकड़ के ढूंढना नहीं पड़ता, अरे ये बात कहां पे लिखी है, ये बात कहां पे लिखी है। हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। हम कार्यवाही की स्टेज के अनुसार, कि हम कार्यवाही की कौन सी स्टेज में है, कि अभी केस की शुरुआत हुई है या आर्ग्यूमेंटेशन चल रहा है या एविडेंस चल रहा है या एग्जीक्यूशन चल रहा है, उसके अनुसार उस प्रॉपर ऑर्डर को देख सकते हैं, उस प्रॉपर सेक्शन को देख सकते हैं, और एक सेकंड में हमको पता चल जाएगा कि प्रक्रिया क्या कहती है और हम लोगों ने सही प्रक्रिया को फॉलो किया या नहीं किया। ये सब कैसे हो पाया? इस कोडिफिकेशन की वजह से, इस प्रॉपर स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, तो ये जो हमारा सीपीसी है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है इस कोडिफिकेशन की तरफ। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भारत देश में पहले जो अलग अलग रीजन्स थे, अलग अलग जो लोकेशन थी, जैसे मद्रास है, जैसे बॉम्बे है, जैसे बंगाल है, सब जगह अलग अलग प्रोसीजरल रूल चलता था। तो कोई भी केस अगर मद्रास में फाइल हो रहा होता था, तो उसमें जो प्रोसीजर लग रहा होता था वो बॉम्बे से बिल्कुल अलग था, बंगाल से बिल्कुल अलग था। अब वही केस अगर बॉम्बे में चल रहा हो तो वहां पे कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। कहानी नहीं, फैसला भी बिल्कुल अलग हो सकता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, प्रोसीजरल लॉ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी कोर्ट के अल्टीमेट डिसीजन पर। कोर्ट क्या फैसला लेगा या क्या नहीं लेगा, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। तो कोर्ट अल्टीमेटली क्या फैसला लेगा किसी भी पर्टिकुलर केस में, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है इस बात का कि वो प्रोसीजर कैसे अप्लाई हुआ है, वो प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जा रहा है, या कैसा प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है। इसलिए एक ही मुद्दा, सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स, बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स ला सकता था अगर वो केस मद्रास में चल रहा है, बॉम्बे में चल रहा है या बंगाल में चल रहा है, उस हिसाब से। और कुछ नहीं बदला, बस केवल प्रोसीजर बदल जाता था इस वजह से। तो जब सीपीसी आ गया और पूरा प्रोसीजर यूनिफाइड हो गया, अब ये डिफरेंसेस खत्म हो गए, ये जो रीजनल डिस्क्रिपेंसीज थी खत्म हो गई। अगर अब आप किसी लीगल डिस्प्यूट को लेके चाहे मद्रास चले जाओ, चाहे बॉम्बे चले जाओ, चाहे बंगाल चले जाओ, अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो फैसला वही आएगा, चाहे तीनों लोकेलिटीज में कहीं पे भी चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। पहले इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता था। इस बात को रिकॉग्नाइज किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में।
इन केसेस के नाम या साइटेशन को लेके बहुत ज्यादा आप लोग परेशान मत होना। ये जो आप लोग देख रहे हो अपने सामने, ये सब कुछ अपलोड हो जाएगा, आपका टेक्स्ट जो है अपलोड हो जाएगा आपके उस पे। अभी केवल आप लोग समझ लो। जैसे ये केस हुआ, केस का नाम है बिहारी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1984 का केस है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कोडिफिकेशन लाया गया ना हमारे सीपीसी के द्वारा, उसने जुडिशियल एक्सेस को इतना इजी कर दिया, इतना सिंपल कर दिया कि अब कोई दिक्कत परेशानी रही ही नहीं। अब एक पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे देश में एक कंसिस्टेंसी आ गई। और कंसिस्टेंसी आने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो एक्सेस टू जस्टिस है वो इजी हो जाएगा। जैसे आपको एक चीज समझाता हूं और इस चीज को आप हमेशा याद रखना। देखो, जब भी कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलती हैं, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का अल्टीमेट एम क्या होता है? जस्टिस, मतलब न्याय करना। पर दोस्तों, किसी भी कार्यवाही के अंदर जस्टिस केवल तब ही हो सकता है अगर दो चीजें सुनिश्चित हो। वो क्या है? पहली, सर्टेनिटी, दूसरी फेयरनेस। अगर इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो आप जस्टिस कर ही नहीं कर सकते। सर्टेनिटी का मतलब है निश्चितता, कि कोई भी पार्टी जो है, चाहे वो हार ही क्यों ना रही हो, पर उसे पता होना चाहिए कि वो निश्चित कानून क्या है जो उसके केस पे लागू हुआ है, जिसकी वजह से वो हारा है, तभी हम उसको न्याय मानेंगे। अगर पार्टीज इस बात से अवेयर ही नहीं है, इफ दे सिंपली डोंट नो कि उनका मुद्दा किस कानून के हिसाब से किस तरीके से सुलझाया जाएगा, फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो फेयर रहने की, पार्टीज कभी भी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती हैं। तो सर्टेनिटी ऑफ द लॉ इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। और एक बात बताऊं, जब सर्टेनिटी आती है उससे फेयरनेस अपने आप आ जाती है। इट ऑटोमेटिकली कम्स लाइक दैट। दोनों इंटर रिलेटेड है। जो प्रोसीजर सर्टेनिटी लाएगा वही फेयरनेस लाएगा। कोई भी प्रोसीजर जो अनसर्टेन है वो फेयरनेस ला ही नहीं सकता, और जब तक फेयरनेस नहीं है तब तक जस्टिस हो ही नहीं सकता। और अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई जस्टिस ला ही नहीं रही है तो उसका फायदा क्या है? व्हाट इज द वेरी पर्पस कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस पूरी मेहनत का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, इसी बात को हमारी ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ये हमको समझाने की कोशिश कर रही है कि सीपीसी ने सिविल प्रक्रिया को वही वरदान दिया जो उसके अंदर सबसे बड़ी कमी थी। वो था क्या? सर्टेनिटी लेके आना, जुडिशियल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, उसके अंदर कंसिस्टेंसी लेके आना, जिससे न्याय पूरक हो सके पूरी व्यवस्था। आज के समय पर हम लोग अपना कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर केस में अगर सीपीसी को बाई हार्ट फॉलो किया जाए तो किसी भी पार्टी के खिलाफ अन्याय हो पाना बहुत मुश्किल है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहां तक की कहानी सभी को समझ में आई? आर यू ऑल क्लियर सो फार? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। आज थोड़ा सा बोरिंग तो नहीं लग रहा है? ये मैंडेटरी फर्स्ट क्लास है बेटा, तो काफी बच्चों को काफी बेसिक लग रही होगी ये क्लास, बट जो बच्चे बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहां से बहुत सवाल बनते हैं। कई बार हम लोग इन सारे पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं और आखिरी में हमको एक अच्छा आंसर लिखने में भी दिक्कत आती है और कभी कभी एमसीक्यूज भी हमको गुम आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक सब कुछ ठीक है? चलो ठीक है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, सीपीसी के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की। मतलब अभी हम लोग इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं
कि पहले अलग अलग प्रोसीजरल लॉज अप्लाई होते थे अलग अलग लोकेलिटीज पर जब सीपीसी आया तो वो पूरे देश के ऊपर अप्लाई होने लगा। ये जो बात हमने पढ़ी, ये वो जो बात हमने समझी, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे जब हम सीपीसी के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो हमारे पूरे भारत देश पे लागू होता है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ ऐसे स्केड्यूल्ड एरियाज हैं जिन पर सीपीसी अप्लाई नहीं होता है। हाँ है अभी भी है। मतलब अगर हम अपने देश की पूरी टेरिटरी का अनुपात लें तो लगभग 99% क्षेत्र पर, चाहे आप यूपी चले जाओ, चाहे आप बंगाल चले जाओ, चाहे बिहार चले जाओ, चाहे जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, आपको सीपीसी अप्लाई होता हुआ दिखेगा। बट स्पेसिफिकली कुछ ऐसी लोकेलिटीज हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जिनके संबंध में हमारा सीपीसी अप्लाई नहीं होता है। ऐसी लोकेलिटीज को हम ट्राइबल एरियाज बोलते हैं और स्केड्यूल्ड एरियाज बोलते हैं। इस मुद्दे पर हम लोग वापस आएंगे आगे चलकर। बस अभी के लिए आप ये दो शब्द याद कर लो, क्या? ट्राइबल एरियाज और स्केड्यूल्ड एरियाज। हाँ बिल्कुल सही बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई किए गए हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, और ये बात तो आप समझ ही गए कि सीपीसी की जो एप्लीकेशन है, हमारे सिविल प्रोसीजर कोड की जो एप्लीकेशन है, ये केवल सिविल मैटर्स के ऊपर है। मतलब क्रिमिनल केसेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो बात मैंने आपको शुरू में डिस्टिंक्शन क्रिएट किया ना कि अगर कोई भी क्रिमिनल मुद्दा है, मतलब किसी अपराध की बात हो रही है जो समाज के खिलाफ है, वहां पे सीपीसी अप्लाई नहीं होता है। वहां पे क्या अप्लाई होता है? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और अगर कोई सिविल मुद्दा है, कोई सिविल प्रोसेस है, सिविल प्रोसेस में हमारा कौन सा कानून अप्लाई होता है? सीपीसी अप्लाई होता है। कौन सा अप्लाई होता है? सीपीसी अप्लाई होता है। अब देखो सिविल, देखो क्रिमिनल बहुत लिमिटेड है, क्रिमिनल जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत लिमिटेड है। क्रिमिनल के मुकाबले सिविल जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डायग्राम के माध्यम से देखें तो अगर क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन इतनी बड़ी है तो सिविल जुरिस्डिक्शन इतनी बड़ी है। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल में क्या आएगा कि कोई भी आप ऑफेंस कर रहे हो, जो ऑफेंस या तो किसी इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ है या फिर किसी प्रॉपर्टी वगैरह के खिलाफ है, बात खत्म, ये आपका क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन हो गया। बट जब आप सिविल जुरिस्डिक्शन की बात करते हो, मतलब सिविल केस की बात करते हो, सिविल केसेस के तो अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित केस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट और फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट, ट्रस्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट, पार्टनरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट, एसेट्रा एसेट्रा, ये सब सिविल जुरिस्डिक्शन है। सब सिविल जुरिस्डिक्शन है। तो डाइवोर्स हो रहा है, सिविल जुरिस्डिक्शन है। बच्चे की कस्टडी डिसाइड हो रही है, सिविल जुरिस्डिक्शन है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। कंपनी लॉ से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, सिविल जुरिस्डिक्शन है। पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं, सिविल जुरिस्डिक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया है, सिविल जुरिस्डिक्शन है। प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है, सिविल जुरिस्डिक्शन है। एवरीथिंग किस पे आधारित है? सिविल जुरिस्डिक्शन पर। और ये जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है, ये जो इतना बड़ा सर्कल है, ये किससे रेगुलेट होता है? सीपीसी से। और ये जो छोटा सा सर्कल है, ये किससे रेगुलेट होता है? नए वाला कानून बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई? तो केवल सिविल मैटर्स पे अप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझो
जैसे मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट है जो कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित है, पैसा उधार ले लिया, पैसा वापस नहीं किया, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीपीसी पे, जिसके ऊपर सीपीसी अप्लाई होगा। पर मान लीजिए दूसरी तरफ किसी पैसे को चोरी कर लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उधार नहीं दिया, किसी पैसे को चुरा लिया, किसी की पॉकेट मार ली, या किसी की गाड़ी से गड्डी उठा के भाग गए, ये क्या है? ये ऑफेंस है, क्रिमिनल लॉ है। दोनों जगह पैसे हैं, देखो पैसे वहां पे भी हैं, पैसे यहां पे भी हैं, पर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, तो सिविल सूट है, मतलब सीपीसी है। यहां पे पैसे चुराए जा रहे हैं, मतलब चुराना मतलब ऑफेंस, मतलब अपराध, तो क्रिमिनल है। और क्रिमिनल है तो ये इसके ऊपर सीपीसी अप्लाई नहीं होगा, बल्कि बीएनएसएस अप्लाई होगा। एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल सभी लोगों को क्लियर है? अभी ऑल क्लियर सो फार? ये डिस्टिंक्शन हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर क्या है, सिविल लॉ का सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक। थकावट हो गई क्या? हाँ, ब्रेक चाहिए? चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अभी 5:12 हो रहा है मेरे फोन में, ठीक है? जैसे ही 5:17 होगा, विल रेज्यूम विद द सेशन। तो जब तक पानी वानी पी लो, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ। 5:17 पे विल कंटिन्यू विद इट, ठीक है? आ जाओ फटाफट से, 5:17 एग्जैक्ट।
चलिए दोस्तों, आ जाइए, समय समाप्ति। आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। चलो शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, जो मैं आपको बात बता रहा था कि दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट करना, मतलब उन सर्कमस्टांसेस में जहां पे सीपीसी अप्लाई होगा और उन सर्कमस्टांसेस में जहां पे सीआरपीसी अप्लाई होगा, ये बेहद जरूरी है। किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है, जिसका नाम है प्रेमलाल नाहता वर्सेस चंदी प्रसाद, 2007 का केस है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है इसी पॉइंट पर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, सीपीसी का मतलब क्या, सिविल मैटर्स। तो कभी भी अगर आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो कि सीपीसी अप्लाई होगा या सीआरपीसी, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस ये देखना है कि वो जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में कानूनी कार्रवाई आप चला रहे हो, उसका नेचर क्या है। क्या वो एक अपराध के संबंध में है, ऑफेंस इन्वॉल्व है कोई, तो बेटा वो क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है। और अगर क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है तो उसका सीपीसी से कोई भी लेना देना नहीं है। पर वहीं वो जो मुद्दा है जिसके बारे में आप कानूनी कार्रवाई चलाना चाहते हो, उसमें सिविल नेचर इन्वॉल्व है। जैसे मान लो, हो सकता है कि आप कोई डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स फाइल कर रहे हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित केस फाइल कर रहे हो सकता है पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा है, हो सकता है आपकी कोई कंपनी है, कंपनी को लेके कोई केस फाइल कर रहे हो। तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये सिविल नेचर के हैं। और अगर कोई मुद्दा सिविल नेचर का है तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपके केस के ऊपर क्या अप्लाई होगा, सीपीसी अप्लाई होगा। और ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो बाउंड्री है दोनों प्रोसीजरल लॉज के बीच में, इनको हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए एट ऑल कॉस्ट। क्योंकि कभी भी अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा मुद्दा जो एसेंशियली सिविल नेचर का है पर उसको क्रिमिनल के तौर पर चलाया गया, या कोई भी ऐसा मुद्दा जो एसेंशियली क्रिमिनल तरीके का है पर उसको सिविल केस के तौर पर चलाया गया और उसमें सीपीसी अप्लाई कर दिया गया, तो वही जो अल्टीमेट पर्पस मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेट पर्पस क्या है किसी भी कार्रवाई का, अल्टीमेट पर्पस है जस्टिस, वो नहीं हो पाएगा। तो जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन केसेस जहां पे सीपीसी अप्लाई हो और जहां पे सीआरपीसी अप्लाई हो, नई भाषा में बोलूं तो बीएनएसएस अप्लाई हो। ठीक है, तो दोनों सर्कमस्टांसेस में क्लियर डिस्टिंक्शन इज वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? अब दोस्तों, जो मैं मुद्दा पकड़ने जा रहा हूं, जो हमारा 6th टॉपिक है आज के डिस्कशन का, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि एक तरफ ये कहना कि किसी कानून का पर्पस न्याय करना है, पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको डिसीजन लेना हो और चूज करना हो न्याय में और प्रक्रिया में, और प्रक्रिया के अंदर दी गई टेक्निकलिटीज में, तो आप किसको चूज करोगे? और ये कोई सपोज्ड सिचुएशन नहीं है, ये कोई प्रिजम्पशन नहीं है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जो लगभग हर दूसरे केस में हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। कैसे? देखो, जब हम सीपीसी को पढ़ते हैं, आप सभी को समझ में आ गया कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमको जो प्रोसीजरल फ्रेमवर्क है उसमें सर्टेनिटी लेके आनी है, उसको फेयर बनाना है और उसको एफिशिएंट बनाना है। ये तो वही घिसी पिटी बात हो गई। पर दोस्तों,
अगर मुद्दा ऐसा आ जाए, सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां एक तरफ आपको साफ साफ लग रहा हो कि पार्टी के साथ न्याय हो सकता है या फिर अन्याय हो सकता है, और दूसरी तरफ वो फॉर्मेलिटीज हो, वो प्रोसीजर हो जो सीपीसी के अंदर लिखा हुआ है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप? उस कानून को कैसे इंटरप्रेट करोगे? मतलब वैसे तो हम प्रोसीजरल लॉ को एक जरिया मानते हैं जस्टिस का। हम बोलते हैं दैट प्रोसीजर इज अ रोड टू जस्टिस, कि यहां पे अगर प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर फेयर है और सर्टेन है, तो वो निर्णायक रूप से आपको जस्टिस के सामने लेके जाएगा। और मैं मानता भी हूं उस बात को कि 99% केसेस में ऐसा ही होगा। पर मान लीजिए कि हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट है कि जो प्रोसीजर लिखा है सीपीसी में उसको एज इट इज फॉलो करो, मतलब जैसा लिखा है वैसा फॉलो करो। पर उसको जब फॉलो कर रहे हैं वैसा, तो उससे न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। मतलब प्रोसीजर को एज इट इज फॉलो करने पर हम न्याय की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, हम अन्याय की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसीजर को एज इट इज फॉलो करना या फिर न्याय करना? अगर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो ही गए हैं तो क्या करें? क्या करोगे आप बताओ? व्हाट वुड यू चूज? दोनों में से बताओ, जस्टिस चुनोगे या प्रोसीजरल सर्टेनिटी चुनोगे? सर्टेनिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग जस्टिस चुनोगे, कोई प्रोसीजर को चुनने वाला नहीं है। अगर न्याय विरुद्ध खड़ा हो जाए प्रोसीजर के, तो न्याय चुनोगे या प्रोसीजर चुनोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इक्का दुक्का बच्चे हैं जो प्रोसीजरल सर्टेनिटी को चुन रहे हैं, वरना ज्यादातर बच्चे जस्टिस को ही चुन रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, आप क्यों जस्टिस को चुन रहे हो? इस स्लाइड की वजह से, क्योंकि इस स्लाइड में मैंने लिखा है आपके सामने साफ साफ कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया का अल्टीमेट एम जस्टिस है। और ये जो प्रोसीजरल लॉ हम पढ़ते हैं ना, जो सर्टेन है, फेयर है, ये जरिया है उस तरफ, उस जस्टिस को पाने का। अल्टीमेट एम या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कभी भी किसी भी प्रक्रिया का ये नहीं हो सकता कि हमको प्रोसीजरल लॉ एज इट इज फॉलो करना है। अल्टीमेट एम हमेशा न्याय है, हमेशा जस्टिस है। और प्रोसीजर का सर्टेन होना, प्रोसीजर का फेयर होना, उस तरफ हमारा एक कदम है। समझ रहे हो आप? अगर मंजिल हमारी ताजमहल है तो ताजमहल जस्टिस है, और जो ताजमहल जाने का रास्ता है वो क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। जो जितना अच्छा होगा उतना बेहतर है, उतनी जल्दी हम लोग ताजमहल पहुंच पाएंगे जितनी रोड अच्छी होगी। पर ये कहना कि रोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताजमहल से, या रोड पे रहना ही हमारा अल्टीमेट एम है, वो कितना बेवकूफाना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्लैश आता है तो साफ साफ आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारे प्रोसीजरल लॉ को झुकना होता है, और हम उस प्रोसीजरल लॉ को उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इंटरप्रेट करते हैं कि वो प्रोसीजरल लॉ भी बना रहे और साथ के साथ न्याय भी हो जाए। मतलब दोनों के बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि प्रोसीजरल लॉ को भी पूरी तरीके से खत्म ना करना पड़े, और एट द सेम टाइम जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारी न्याय करने का अल्टीमेट एम है, वो भी सर्व होता चले। पर कभी भी न्याय नहीं झुकेगा प्रोसीजर के आगे। प्रोसीजर झुक सकता है, प्रोसीजर अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएगा, उसे बनाना ही पड़ेगा,
नहीं बनाएगा तो हटाना पड़ जाएगा उसको, पर वो कभी भी न्याय के आड़े नहीं आ सकता है। जैसे इसका बहुत प्राइम एग्जांपल देता हूं, मैं बोल रहा हूं ना कि ऐसा काफी बार होता रहता है, हर दूसरे केस में ऐसा होता है। जैसे हमारे सीपीसी के अंदर मैं आपको एक पढ़ाऊंगा, ऑर्डर 8 का रूल 1। इस ऑर्डर 8 के रूल 1 के अंदर रिटन स्टेटमेंट की बात की गई है। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? यस या नो टाइप करो। कितने लोगों को पता है व्हाट इज रिटन स्टेटमेंट? यस और नो। अच्छा, ज्यादातर बच्चों को पता है कि रिटन स्टेटमेंट क्या है। जिनको नहीं पता है सुन लो। देखो दोस्तों, जब भी कोई केस फाइल होता है, मतलब जब भी किसी केस की शुरुआत होती है, तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है दोस्तों प्लेंट के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस दूसरे व्यक्ति के खिलाफ सिविल कार्रवाई शुरू करना चाहता है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो ये जो व्यक्ति है ये केस फाइल करना चाहता है। तो ये जो केस फाइल करेगा, उसके लिए से क्या करना होगा? कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट दाखिल करना होगा, जिस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेंट। प्लेंट। ये कोर्ट के सामने इस डॉक्यूमेंट को दाखिल करता है। जब ये डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास दाखिल हो जाता है, मान लीजिए ये कोर्ट है हमारा, कोर्ट फिर इस व्यक्ति को मौका देता है और ये व्यक्ति अपना जवाब देने के लिए एक डॉक्यूमेंट फाइल करता है, जिसको हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट। ये जो प्लेंट फाइल करने वाला व्यक्ति है, इसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ। देखो, प्लेंट सही निकल के आया ये शब्द, प्लेंटिफ। ये जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है, जो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, इसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। ये सारे नाम अब याद कर लो आप लोग। इसको बोलते हैं प्लेंटिफ, इसको बोलते हैं डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ क्या फाइल करता है दोस्तों? प्लेंट। डिफेंडेंट क्या फाइल करता है दोस्तों? रिटन स्टेटमेंट। प्लेंटिफ प्लेंट के अंदर अपनी सारी कहानी लिखता है, वो जो बताना चाहता है कोर्ट को। डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर अपनी सारी कहानी लिखता है, जो वो कोर्ट के सामने अपनी बात रखना चाहता है। जो भी है, उसको भी कुछ बातें करनी होंगी कोर्ट से। तो हमारा जो सीपीसी का ऑर्डर 8 है, उसका जो रूल 1 है, वो बात करता है रिटन स्टेटमेंट के दाखिल करने के लिए। और यहां पर स्पेसिफिकली एक टाइम लिमिट लगाता है कि रिटन स्टेटमेंट इतने समय के अंदर ही दाखिल हो जानी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, डिटेल में थोड़ा जाना चाहो, तो समय बताया गया 30 दिन का, कि किसी भी डिफेंडेंट को 30 दिनों के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। और इस 30 दिन के समय को कोर्ट अगर चाहे तो बढ़ा सकता है, और बढ़ा के 90 दिन कर सकता है, 90 डेज कर सकता है। नॉर्मली 30 दिन है, पर उसको बढ़ाया जा सकता है और 90 दिन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब सवाल कई बार हमारे सामने ये आता है, कई केसों में ऐसा आता है कि मान लीजिए कि कोई भी डिफेंडेंट है, उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है और 90 दिन पूरे हो चुके हैं। तो क्या ऐसी सर्कमस्टांस में हम उसको रिटन स्टेटमेंट फाइल करने दें या ना करने दें? और ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पे प्रोसीजर ये कह रहा है कि नहीं फाइल करने दो, क्योंकि प्रोसीजर में बताया है कि मैक्सिमम 90 दिन में करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, बात खत्म। तो प्रोसीजर लॉ क्या कह रहा है कि 90 डेज इज दी अल्टीमेट, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। पर दूसरी तरफ हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है कि वो जो डिफेंडेंट है, उसके पास कई सारी बातें हैं रखने की, जिसके माध्यम से कोर्ट के सामने सच्चाई आ सकती है। अगर डिफेंडेंट को हम वो सारी बातें नहीं रखने देंगे सामने, तो फिर उसकी बात को सुना ही नहीं जाएगा कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट शायद गलत फैसला ले ले। तो एक तरफ खड़ा है न्याय और एक तरफ खड़ा है प्रोसीजर। तो रीसेंट टाइम्स में काफी ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को दोहराया है कि भले ही 90 दिन का समय पूरा हो गया हो, अगर डिफेंडेंट के पास कोई जस्टिफाइबल रीजन है कि उसने 90 दिनों के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल क्यों नहीं कर पाया था,
तो हम उसे रिटन स्टेटमेंट फाइल करने देंगे 90 दिनों के बाद भी, क्योंकि अगर हमने उसे ऐसा करने नहीं दिया तो ये उसके साथ अन्याय हो जाएगा। देख रहे हो, ये एक लाइव एग्जाम्पल है उसी बात का जो अभी मैंने आपको समझाई थी इससे पहले, कि प्रोसीजरल लॉ झुक रहा है न्याय के आगे। हमारा जो प्रोसीजरल लॉ है वो झुक रहा है न्याय के आगे, कि कोर्ट ऑफ लॉ कह रहा है कि आप फाइल कर दो, भले ही समय सीमा क्रॉस हो चुकी है फिर भी कर दो, अगर आपके पास एक जस्टिफाइबल रीजन है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि सर मैं रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं पिछले 3 महीने से हॉस्पिटल में हूं, 4 महीने से हॉस्पिटल में हूं, कैसे फाइल करता? तो ये एक जस्टिफाइबल रीजन है। ऐसे किसी व्यक्ति का रिटन स्टेटमेंट ना स्वीकार करना तो अन्याय करना हुआ ना उसके साथ। तो हमेशा अन्याय के सामने प्रोसीजर को झुकना पड़ेगा, और होगा वही जो अल्टीमेटली जस्टिस के इंटरेस्ट में है। इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखना जब भी आपको सामने ये वाली बात कही जाएगी या आप अपने एग्जाम में इस बात को लिखने की कोशिश करोगे। इसमें एक और एग्जाम्पल जोड़ लो, ये जजमेंट संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोटा, 1955 का केस है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट procedural rules should support the delivery of justice। मतलब जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है उसको हमेशा न्याय पूरक होना चाहिए, न्याय के प्रति अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, और कभी भी वो न्याय के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए। और कोर्ट ने तो यहां तक बोल दिया कि अगर जरूरी पड़े तो प्रोसीजरल लॉ के साथ कंप्लाई ना करना भी जस्टिफाइड हो सकता है। अगर बात न्याय को करने की है तो नॉर्मली रूल क्या है कि जो प्रोसीजरल नॉर्म्स हैं, जो प्रक्रिया है, वो हमें फॉलो करनी है, सर्टेनिटी के साथ, फेयरनेस के साथ। बट अगर प्रोसीजरल नॉर्म्स को फॉलो करने की वजह से न्याय में बाधा आ रही है, जस्टिस में बाधा आ रही है, उन टेक्निकलिटीज की वजह से, जैसा हमने अभी एग्जांपल लिया, तो फिर उस प्रोसीजरल लॉ को झुकना पड़ेगा। तो प्रोसीजरल लॉ की इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पर तभी तक है जब तक वो हमें न्याय की तरफ लेके जा रहा है। जैसे ही वो हमें न्याय के विरुद्ध लेके जाने लगता है, वैसे ही हमारे लिए न्याय मतलब जस्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई ये वाली बात समझ में? सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करो जिसको समझ में आया है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट टैकल आउट करते हैं हम लोग बिटवीन जस्टिस एंड प्रोसीजरल सर्टेनिटी। आर वी ऑल क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले ही 2-3 सालों के मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहा था, वहां पे कई बार ऐसा शॉर्ट नोट पूछा गया है, हाउ इंपॉर्टेंट इज सर्टेनिटी ऑफ लॉ, हाउ इंपॉर्टेंट आर द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। ऐसे अलग अलग भाषाओं में वही बात पूछी जाती है बारंबार। ठीक है, चलो फिर आज के डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं, लगभग समय भी आपका हो गया है। अब एक बार बताओ, कुछ एमसीक्यूज करना चाहोगे? टेस्ट आउट करोगे जो भी आज कुछ हमने पढ़ा, समझ में आया या नहीं? कुछ क्वेश्चंस को करें एड्रेस, प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा? कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बना के लाया हूं मैं। और देखो सोच समझ के देना, वैसे तो आज के तो काफी आसान होंगे क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक सी बातें ही करी हैं हमने आज, तो ज्यादा डिटेल में हम लोग गए नहीं है, बट फिर भी कोशिश करना कि जो आपका बेस्ट पॉसिबल स्कोर आ पाए उतना बेहतर है, उतना मजा आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा हमारे अंदर ना। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है बेटा, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। चलो आ जाओ,
पहला क्वेश्चन देखो और सोच समझ के देना जवाब। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्रोसीजरल लॉ इन द लीगल सिस्टम? प्रोसीजरल लॉ का प्राइमरी रोल क्या है? टू डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज को बताता है। टू आउटलाइन मेथड्स फॉर एनफोर्सिंग राइट्स इन सिविल केसेस, ये प्रक्रिया बताता है, मेथड्स बताता है। टू रेगुलेट क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। या फिर टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये तो बताओ, ये तो सबसे पहला पॉइंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आज के सेशन में। क्या काम है प्रोसीजरल लॉ का? क्या काम है? ये राइट्स एंड लायबिलिटीज तो नहीं बताता। ये क्या बताता है? राइट्स एंड लायबिलिटीज कौन बताता है? सब्सटेंटिव लॉ बताता है। प्रोसीजरल लॉ क्या बताता है? प्रक्रिया बताता है कि कौन सी प्रक्रिया के अनुसार कैसे आप किसी राइट को, किसी ड्यूटी को, किसी लायबिलिटी को, किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एनफोर्स करोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। What was the code of civil procedure of 19 why was the code of civil procedure of 1908 introduced by the British authority? CPC क्यों बनाया अंग्रेजों ने? To promote substantive law across regions, B to replace Indian penal code, C to unify and standardize procedural laws across Indian civil courts, या फिर D to manage criminal cases uniformly। बताओ भाई, सीपीसी क्यों बनाया? सीपीसी को क्यों बनाया गया? व्हाट वाज द अल्टीमेट पर्पस? 1908 में क्या दिक्कत आ रही थी? मद्रास में क्या हो रहा था? बॉम्बे में क्या हो रहा था? वेरी गुड। क्यों बनाया सीपीसी? क्योंकि जो प्रोसीजरल लॉ बिखरा हुआ था, हर जगह पे अलग अलग लागू हो रहा था, उसको हमें यूनिफाई करना था, एक स्टैंडर्ड डेवलप करना था कि कोई भी सिविल केस फाइल होगा भारत के किसी भी कोने पर, तो उस पर एक निश्चित प्रक्रिया लगनी चाहिए। दैट वाज द अल्टीमेट पर्पस, है ना? चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन डिड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑफिशियली कम इनटू इफेक्ट? बताओ, ये तो मैंने आपको बताया। कौन सी तारीख को, कब प्रभाव में आया हमारा सीपीसी? 1 जनवरी 1908, 1 जनवरी 1909, 31 दिसंबर 1909, 2 जनवरी 1908। ये तो बड़ा आसान सा हो गया। 1 जनवरी 1909। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, मतलब याद रह रही हैं चीजें। चलो, कम टू फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसोलिडेशन एस्पेक्ट ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर? इन सारे ऑप्शंस में से सबसे बेहतर तरीके से कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है कि हमारे सीपीसी ने काम किया कंसोलिडेट करने का, एकत्रित करने का सारे कानूनों को? ए, it introduced criminal procedures into civil courts. B, it combined fragments regional laws into a unified procedural law. C, it created new laws for each Indian state. Or D, it limited court jurisdiction across regions. इसने कोर्ट की जुडिक्शन को लिमिट कर दिया अलग अलग रीजन्स के लिए। बताओ भाई, कंसोलिडेशन वाला जो एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वो सबसे बेहतर तरीके से कौन से ऑप्शन में आया है? ऑप्शन बी के अंदर। कि कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है कि सीपीसी ने क्या किया कि जो अलग अलग कानून लगते थे ना अलग अलग जगहों पर, उन सबको इकट्ठा किया, यूनिफाई किया और केंद्रित रूप से सीपीसी बना दिया। वही मैं आपसे कह रहा था कि सीपीसी ने कुछ नया काम नहीं किया, कुछ इसके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है। उसने बस वही काम किया कि जो अलग अलग प्रक्रियाएं थी सबको इकट्ठा किया और एकत्रित करके एक कोड बना दिया। ठीक है, कंसोलिडेशन का काम किया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आज 5 क्वेश्चंस करते हैं, इस 5वें क्वेश्चन को देखिए। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केसेस? ये तो बड़ा आसान हो गया। सीपीसी कौन से टाइप ऑफ केसेस पे अप्लाई होता है? बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, क्रिमिनल केसेस ओनली, सिविल केसेस ओनली, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ओनली? बताओ। ये तो मजाक हो गया इतने लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद। अगर इसका भी गलत आ गया तो फिर बिल्कुल सही, सिविल केसेस पे। क्रिमिनल केसेस से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। क्रिमिनल केसेस से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक हमारे सीपीसी का केवल और केवल सिविल लॉ। अब जरा अपना स्कोर बता दो बेटा, क्या स्कोर रहा 5 क्वेश्चंस में से?
5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 आज भी गलत आ रहे हैं क्या? आज तो शुरुआत है, आज तो सभी के 5 में से 5 आने चाहिए। ये 4 और 3 तो आगे वाली क्लासेस के लिए बचा के रखो। हाँ, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अलग चीज है, उसका कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल अलग है, उसको हम मिक्स नहीं करेंगे सिविल और क्रिमिनल के साथ। तो कभी भी कोई ऐसा ऑप्शन आए तो हमेशा सिविल चूज करना, ओवर स्मार्ट मत बनना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। हाँ बेटा, जेएनके पे भी अप्लाई होता है। चलो फिर, समय की समाप्ति हो गई है बेटा ऑलमोस्ट, हमारे पास केवल 3 मिनट बचे हुए हैं। चलो फिर कल मिलते हैं, कल हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये पहले तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में 2-3 पॉइंट्स रह गए, मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा, तो उसको फिनिश ऑफ करेंगे, और उसको फिनिश ऑफ करने के बाद कल हम लोग शुरुआत करेंगे डायरेक्ट हमारे सीपीसी के साथ, मतलब डेफिनेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशंस को पढ़ना समझना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल सबसे पहले तो बिल्कुल समय पे आ जाइएगा, बिल्कुल भी लेट मत होइएगा, और थोड़ा सा अपना पेशेंटली दिमाग को तैयार करके आइएगा, क्योंकि कल की जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। क्योंकि आगे आने का जो भी हमारा सफर होगा फ्यूचर में, दैट विल ऑल बी डिपेंडेंट ऑन दोस पॉइंट्स जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, और आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी ये जो आपका है, ये मैं कल आपका अपलोड करवा दूंगा। चलो ठीक है, आई विल सी यू, बाय बाय।